बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें वेब सर्वर, SSH और VNC या जिसे हम वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग कहते हैं वो शामिल हैं। आइए सबसे पहले वेब सर्वर की या HTTP सर्वर की बात करते हैं। हम वेब सर्वर का प्राइमरी मकसद आपके वेबसाइट्स को डिलीवर करना है यूज़र्स के पास। रेड हैट का बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब सर्वर यूज़ किया जाता है दैट इज़ अपाची वेब सर्वर। अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड देंगे yum install httpd, तो ये आपका अपाची वेब सर्वर और प्लस उसके जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उनको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पाई जाएगी अपाची की, वो है etc में httpd है और httpd.conf है। दो लोकेशंस आपने वहाँ जहन में रखनी है, एक है /document root और एक है /directory। /document root ये बताती है कि आपका HTTP डेमन किस जगह पर जाकर वेब फाइल्स को सर्च करेगा। द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट्स इज़ टोल्ड टू HTTP डेमन थ्रू द डॉक्यूमेंट रूट। और दूसरा है डायरेक्टरी का सेक्शन। इसमें आपकी लोकेशन जो मेंशन हुई है वो सेम वैसे ही होनी चाहिए जो कि आपकी डॉक्यूमेंट रूट की डायरेक्शन है। थोड़ा सा इसको करके भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन मैं ये विंडो नहीं हटाऊँगा, बाद में आपको समझाने के लिए मैंने कुछ बातें रखी हैं। इसमें एक नई टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। SU करता हूँ मैं एज रूट और करते हैं vim/etc httpd-conf एंड स्लैश करें httpd.conf, एंटर करें। और ये तो खैर नीचे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप स्लैश करें, डॉक्यूमेंट रूट है, एन प्रेस करें और टॉप पे चला जाए। देखें ये आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट रूट की फ़ाइल लोकेशन क्या है। तो ये एक वे आउट है जिसके थ्रू आप इसके अंदर नेविगेट भी कर सकते हैं और अपनी फ़ाइलों को सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तरीक़ाकार क्या है HTTP सर्वर के साथ जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि आपने मल्टीपल साइट्स को उसमें होस्ट करना होगा। आमतौर पर वो एक ही साइट दे देते हैं, बट कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर वो दो साइट्स देते हैं। हम क्या करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि HTTP सर्वर के साथ एक साइट या दो साइट्स को आपने होस्ट कैसे करना है। लेकिन उससे भी पहली बात जो हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले तो अपने HTTP की सर्विस चलानी है और फिर चेक कन्फिग करके HTTP सर्विस को ऑन करना है एक्विजिट रन लेवल के ऊपर। उसके बाद आपने पोर्ट नंबर 80 को फायरवॉल के ऊपर ओपन भी करना है। ये बात भी जहन में रखिएगा कि इनमें से कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो अगर अक्रॉस रिबूट्स फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम का ये जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर नहीं होगा। अभी क्या करते हैं कि से मैंने HTTP इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं लोकल होस्ट को से रन करके देख लेता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पर अब हम इसको मैं सेव करता हूँ और एक ब्राउज़र विंडो खोल देता हूँ। जिस वक्त HTTP इंस्टॉल होगा तो आप यहाँ पे लिखें से लोकल होस्ट, एंटर करें। यहाँ पर आपको फ़िलहाल मैंने वेबसाइट कॉन्फ़िगर की हुई है तो आप test.com का आपको लोकल होस्ट मिल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अपाची का बेसिक वेब पेज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अपाची का बेसिक वेब पेज अवेलेबल करने के लिए जनाब इस तरह करते हैं कि पहले मैं जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। ज़रा नीचे चलते हैं, सबसे एंड पर वेबसाइट्स डिफ़ाइंड है मेरे पास। जनाब ये आ गई हैं और इन तमाम को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। जस्ट ये रिमार्क है जो कि वेब सर्वर का है, ये तमाम लाइंस जो हैं फर्दर अवेलेबल नहीं रहेंगी किसी भी वर्किंग करने के लिए और हमारा डिफ़ॉल्ट पेज आ जाएगा। जी, तो मैंने सर्वर भी अपना रिस्टार्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो अब अगर देखें कि अगर मैं लोकल होस्ट देता हूँ
तो अपाची का बेसिक वेब पेज मेरे सामने आ जाता है। इस वेब पेज के आने से मुराद ये है एग्ज़ाम के दौरान भी कि आपका वेब सर्वर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। जिस तरह मैंने अभी रिस्टार्ट किया, इसको मॉडिफाई किया, तो डिफ़ॉल्ट पेज अवेलेबल हो गया आपके पास। अब मैं अपनी टेस्टिंग को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए HTML के फोल्डर में मौजूद हूँ। एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं index.html के नाम से मैं कहता हूँ VIM index.html एंटर करें। आई लिखें, मैं कहता हूँ हेड, या हेड छोड़ें जनाब, आसान आसान काम करते हैं, पेपर में मसला बनेगा आपको। दिस इज़ a testing page of RHCSA एग्ज़ाम। सेव और कंटिन्यू करें। उसके बाद आप अपनी वेब सर्विस को रिस्टार्ट कर दें और अब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और आप ये देखें कि इंडेक्स पेज जो है वो आपका रिप्लेस हो गया है। दिस इज़ आ टेस्टिंग पेज फॉर RHCSA। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो आपको बता सकते हैं कि आपने सिंपल पेज को किस तरह से वेबसाइट के साथ अटैच करना है। सिंगल पेज डिस्प्ले करने के बाद या सिंगल साइट डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट टारगेट आता है कि आपने मल्टीपल साइट्स को किस तरह से अपने वेब ब्राउज़र के साथ एडजस्ट करना है या वेब सर्वर पे होस्ट करना है। मल्टीपल साइट होस्ट करने के लिए फ़िलहाल वहाँ पे क्योंकि DNS सर्वर आपके पास डायरेक्ट एंट्री के लिए शायद अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे कि हम होस्ट्स की फ़ाइल को मॉडिफाई करेंगे। होस्ट की फ़ाइल भी बेसिकली एक लोकल DNS के तौर पे काम करती है, लेकिन ये एक अनस्ट्रक्चर्ड सी बात होती है। बस फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ ये आप काम परफॉर्म कर सकते हैं। आपने होस्ट की फ़ाइल में एंट्री क्या करनी है, ये आपका लूपबैक एड्रेस है। इसके बाद से मैंने अपनी test.com और test1.com दो वेबसाइट्स जो इसके ऊपर डिफ़ाइन करवा देनी है, यानी कि जब भी मैं इन दोनों का नाम लिखूँगा तो ये दोनों इस IP की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगी। और दो अदर डायरेक्टरीज़ मैंने बनानी है var www HTML में। एक का नाम test1.com होगा और एक का नाम test.com होगा। इन सारे कामों को करने के साथ ज़रा ls-zd भी कर लीजिएगा और आपको उसके ऊपर http://ctl content-t का जो SELinux का कॉन्टेक्स्ट है, लेबलिंग कॉन्टेक्स्ट, वो मिलना चाहिए। अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपके फाइल्स के ऊपर होगा तो इससे मुराद ये है कि सिर्फ HTTP डेमन जो है वो इन फाइल्स तक एक्सेस रखेगा और फोल्डर्स तक एक्सेस रखता होगा। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये पेज हमने करके देख लिया। vi करें /etc और होस्ट्स की फ़ाइल में आएँ। ये है वो दो एंट्रीज़ जो आपने देनी है, test.com और test1.com। एंट्रीज़ दे के आप क्लोज़ कर दें। ls-zd करें, आपके सामने एक एरिया इसका आ गया। ls-z में कॉल करता हूँ। ls-z को कॉल करने से आप ये देखें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है httpd_sys_content_t, जो कि इंडिकेट करवा रहा है कि इस कंटेंट के ऊपर डिस्प्ले सिर्फ आपके वेब सर्वर को होगा। इसी तरह मैंने ये दो डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी हैं, test.com और test1.com। इनका भी सेम कंटेंट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब जब आप फोल्डर्स बना चुकेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो ये है कि आपने httpd.conf फाइल को मॉडिफाई करना है। इसमें आपने सर्च करना था सेक्शन 3, ये फाइल के एंड पे होता है और इसमें यहाँ पर हम वर्चुअल होस्ट डिफाइन करते हैं। वर्चुअल होस्ट बेसिकली ये आइडेंटिफायर्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि इस स्पेसिफिक होस्ट के आने पर रीडायरेक्शन किस तरफ की जाएगी। वर्चुअल होस्ट आपके 1 to many हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वेब सर्वर मल्टीपल साइट्स को होस्ट करता है। वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है नेम वर्चुअल होस्ट स्टैटिक 80 वो कमेंटेड होगा, उसको आपने अनकमेंट करना है और आपने लिखना है नेम वर्चुअल होस्ट test.com एंड 80। उसके बाद आपने वर्चुअल होस्ट स्लैश और बैकस्लैश के अंदर आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप वर्चुअल होस्ट test.com 80 करेंगे और उसके बाद सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट रूट बताएंगे। डॉक्यूमेंट रूट ये एक्सप्लेन करती है कि इस फाइल के वेब पेजेस कहाँ पड़े होंगे। सर्वर नेम, सर्वर का नाम जिस नाम से वो एक्सेस होगा। एरर लॉग,
ये आपका एरर लॉग है जो इस टेस्ट सर्वर के दौरान अगर एक्सेस में कोई मसला आता है तो उसका लॉग क्रिएट होगा। और कस्टम लॉग, ये 4 सेटिंग्स अगर आप दे देते हैं तो आपका वेबसाइट का जो ये सर्वर है ये चलने के तैयार हो जाएगा। इस एक सर्वर के बाद नेक्स्ट आप अगेन कर सकते हैं नेम वर्चुअल होस्ट test1.com पोर्ट 80। इन दोनों में आप देखें test.com है और test1.com है और दोनों वर्चुअल सर्वर्स हैं। फिर आप वर्चुअल होस्ट को test1.com पे डायरेक्ट करें। सेम कन्फिग्रेशन है, सिर्फ डॉक्यूमेंट रूट का फ़र्क पड़ेगा, ये डायरेक्टरीज डिफरेंट हैं आपकी, और आपके सर्वर के नाम का फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप इसको सेव करें और वेब सर्वर को बजाय इसके कि आप रीस्टार्ट करें, आप पहले कन्फिग्रेशन टेस्ट कर लें। क्या है? सर्विस httpd कन्फिग टेस्ट। जब आप कमांड चलाएंगे तो ये आपको बताएगा कि क्या फ़ाइल की कन्फिग्रेशन दुरुस्त है या नहीं है। और रीस्टार्ट के बजाय अगर आप रीलोड करें तो ये कन्फिग्रेशन रीड कर लेता है। ये भी एक तरीका है वेब सर्वर को जल्दी स्टार्ट करने का। उसके बाद आप इंडेक्स पेज क्रिएट कर लें बोथ डायरेक्टरीज में, और जब आप ब्राउज़र में test.com और test1.com करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आइए देखते हैं कि ये काम हम करेंगे किस तरीके से। जी जनाब, ls करें। ये test1.com और test.com तो मेरे पास मौजूद हैं। मैं cd करता हूँ test.com में, ls करें। यहाँ पे मेरा index.html मौजूद है जो मैंने क्रिएट किया था। ls-z भी करके देख लें, इसके ऊपर httpd का ही कंटेंट है, और इसको आप cat भी करके देख लें कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। ये है test.com के लिए, इससे बाहर हैं और cd करें test1.com को, उसको भी ls करें। उसमें आप ये देखिए कि index.html यहाँ भी मौजूद है, इसको cat करें। देखें ये test1.com का पेज शो करेगा अगर यहाँ हम आएंगे, और इसका आप ls-z के ज़रूर थ्रू जो है वो ये भी देख लें कि उसका कॉन्टेक्स्ट httpd का है। अब हम कन्फिग फाइल खोलते हैं, etc करें और httpd और httpd.conf पे हैं, स्लैश करें सेक्शन 3, ये रहा सेक्शन 3 virtual hosts। If you want to host multiple domains /hostname on your machine, you can set up virtual host containers for them. So ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। मैंने VI से इसको ओपन किया, मैं इसको VIM से ओपन करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा VIM, बल्कि ज़्यादा मेहनत नहीं करते, VIM करें। अब आप ये देखें कि आप सेक्शन 3 में ही मौजूद हैं। मैंने इसको अब अनकमेंट कर देता हूँ जो लाइंस मैंने लिखी थी। नेम वर्चुअल होस्ट test.com 80 पोर्ट, ये उसकी मैंने डॉक्यूमेंट रूट डिफ़ाइन करवाया हुआ है कि वेब फाइल्स कहाँ से मिलेंगी आपको। सर्वर का नाम बताया हुआ है कि किस नाम से वो ये सर्वर एक्सेस करे। जब test.com कहा जाएगा तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट रूट यहाँ से जाके फाइल्स को ओपन करेगा। एक वर्चुअल होस्ट हो गया। सेकंड वर्चुअल होस्ट मेरा test1.com है, और इन 2 वर्चुअल होस्ट के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कहता हूँ सर्विस httpd config test। सो सिंटैक्स इज ओके हेयर, और etc init.d करें, httpd को एक दफ़ा रिस्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सेस करते हैं। टेस्ट करने के लिए अब हम लोकल होस्ट के पेज पर लिख देते हैं से test.com, और जब मैंने दूसरी डोमेन को चुना मैं कहूँगा test1.com, test1.com आ गया। सो ये एक आसान तरीका है और इजी क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, जिसके थ्रू आप सिंगल डोमेन या मल्टीपल डोमेन्स को अपने टेस्ट सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें वो है सिक्योर शेल।
सिक्योर शेल बेसिकली क्या करता है कि इट विल प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द रिमोट मशीन्स। क्योंकि आपने एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाना है, डाटा सेंटर में जाना है, तो फिजिकली आप जा नहीं सकते, सो यू नीड अ सिक्योर मीडियम। तो सिक्योर शेल ये काम करता है, जैसे हम SSH करते हैं। इससे पहले माजी में कमांड यूज़ की जाती है आमतौर पर टेलनेट। टेलनेट का मसला ये था कि ये डाटा को प्लेन टेक्स्ट में पास कर देता था, जिसकी वजह से कि डाटा सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो जाती थी। सो SSH इसका एक इलाज है जिसके थ्रू हम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं। रेड हैट जो है उसके पास जो पैकेज अवेलेबल है दैट इज़ ओपन SSH, जिसके थ्रू हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आप अपने पैकेज की डिटेल चेक करना चाहते हैं तब चेक कन्फिग कर लें SSH को। आए ज़रा इसको चेक करके देखते हैं। लेट सपोज मैं SSH करता हूँ अवेलेबल मशीन पे। क्लियर करें स्क्रीन को, चेक कन्फिग करें SSHD डेमन्स को। आप देखें कि ये आपको रन लेवल 2, 3, 4 और 5 चारों पर एक्टिवेट। अब लेट सपोज मैं एक रिमोट होस्ट को SSH करना चाहता हूँ। एंटर करूँगा, सिंटैक्स क्या है SSH, और आप स्पेस देकर रिमोट होस्ट का IP देते हैं जिसको आपने रिमोटली एक्सेस करना है। सो वी हैव टू वेट अ बिट। अगर लैन की स्पीड स्लो है या कोई मसला है तो कुछ देर के बाद आपको रिस्पांस मिलता है और आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। जी, तो मैं अब इसका पासवर्ड मशीन का देता हूँ और अब हम वेट करते हैं कि हमें ऑथेंटिकेट करे। जी, तो अब हम लॉग्ड इन हैं। आप ये देखें उसने लास्ट लॉगिन बताया है कि जी किस टाइम पे हुआ था और किस मशीन से किया गया था। और ये मेरी एक डिफरेंट मशीन है, 2 मशीन है मेरी। तो इस पहली मशीन पे अब मैं आ गया हूँ। इस पर बैठ के मैं वो तमाम काम कर सकता हूँ जो कि मैं एक आम यूज़र के तौर पर अपनी लोकल मशीन पे करता हूँ। SSH को इस्तेमाल करने के लिए एक और मेथड क्या है कि हम रिमोटली सिक्योर कॉपी भी करते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास वापस आना मैं यहाँ से, और 129 से कनेक्शन क्लोज़ हो गया मेरा। मैंने इससे ये फ़ाइल जो है index.html मैं इसको भेजना चाहता हूँ अपने रिमोट मशीन के ऊपर, दिस वन। SCP कमांड यूज़ कर सकती है, और SCP-P ये परमिशंस को प्रिजर्व करती है। अगर आप -P नहीं लगाएंगे तो हो सकता है रिमोट मशीन के डिफ़ॉल्ट परमिशंस आ जाए। सो -P करें, और मैं कहता हूँ से index.html, और किधर मैं कहता हूँ जनाब 192.8.174. रूट पे एंटर करें और वेट करें कि आपसे पासवर्ड मांगा जाए। अच्छा जी, काफ़ी देर बाद उसने मुझसे पासवर्ड मांगा है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, और ये देखें उसने कहा है कि 100% और ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई है। सो इस तरीके से आप SSH को यूज़ करके रिमोटली फ़ाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है VNC। SSH अभी हमने यूज़ करके देखा। SSH आपको टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस देता है। अगर आपने रिमोट एक्सेस लेनी है और वाया GUI लेनी है, जिस तरह हमारा रिमोट डेस्कटॉप है विंडोज़ का, तो उसके लिए लिनक्स में हम VNC कॉमनली यूटिलाइज़ कर। ये भी आपको वो सिक्योर एक्सेस देता है और बेसिकली GUI बेस्ड रिमोट एक्सेस है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा स्टेप्स गौर से देखिएगा, आपको हेल्प करेंगे। आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन ट्रिकी है। सबसे पहले तो ये है कि आप टाइगर VNC का पैकेज इंस्टॉल करेंगे लिनक्स के लिए। अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं, यम इंस्टॉल टाइगर VNC-सर्वर। फिर आप अपने लिमिटेड यूज़र के थ्रू जनाब कंसोल पे आप लिखे VNC सर्वर स्पेस दे के :1 लगाएं और पासवर्ड दें। पासवर्ड जो है ये डिफ़ॉल्ट यूज़र पासवर्ड से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो यूज़र रिमोट एक्सेस के लिए इस पासवर्ड को यूज़ करेगा, अकाउंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा होगा। फिर आप VNC सर्वर का स्टेटस देख लें, उसको चेक कन्फिग कर लें और फिर उसको ऑन भी कर दें। अच्छा, इस सारे काम को करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आए जो मैंने अभी स्टोर कर ली आपके लिए भी, ताकि अगर आपको मसला पेश आता है ड्यूरिंग द पेपर या आफ्टर पेपर तो आप उसको हल कर सकें।
मसला क्या आया कि जिस वक्त जनाब मैं वीएनसी इंस्टॉल कर चुका था और बड़ा खुश बैठा हुआ था, सो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे वीएनसी की सर्विसेज पे काम करना चाहिए। वीएनसी पे काम कर लिया मैंने, सब कुछ हो गया, लेकिन जब मैंने उसको रन किया या सर्विस रन करने की कोशिश की तो मुझे डिफरेंट मसले आए, जिसमें सबसे पहले ये था पिक्समैन कॉम्प का जो पैकेज था वो मिसिंग था। ही सेड कि आपके पास अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट पैकेजेस नहीं है। जब फ़ॉन्ट पैकेजेस का मसला आए, सो आपने वहाँ पर ध्यान करना है कि चलना किस तरह है आपने। अब ये देखें मेरे सामने पूरा एरर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी। ये मेरी वो कमांड थी जिसको मैंने किया, वेरीफाई किया, और एंड पे मुझे ये एरर से हो रहे हैं, कुड नॉट ओपन फॉन्ट्स। इसके लिए क्या करना होता है, आपको याद रहे और आपके जहन में रहे कि अगर मसला आता है, इसके लिए आपको जनाब अली 2-3 लाइब्रेरीज निपटानी पड़ेंगी। टाइगर वीएनसी तो आपने इंस्टॉल कर लेना है, दिस वन। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है पिक्समैन डेवलपमेंट और libx फॉन्ट। ये दो पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने होंगे। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका वीएनसी सर्वर जो है वो चलेगा नहीं। तो एज सुन एज मैंने ये 2-3 पैकेजेस कंप्लीट किए तो उसके बाद जो है द सर्वर वाज रनिंग वेरी एक्यूरेटली, फिर उसने मुझे कोई मसला नहीं आया। सेकेंडली क्या है कि वीएनसी के लिए आपको अपनी पोर्ट भी खोलनी है। लिनक्स में फायरवॉल वो है 5901, द 5901 फायरवॉल पे अपनी पोर्ट भी खोलेंगे। मैं बता देता हूँ, सिस्टम डैश कन्फिग डैश फायरवॉल से देखें, थोड़ा सा टाइम दें सिस्टम को। ओके हो गया, नहीं समझ आ रही अदर पोर्ट्स में जाएं, ये फायरवॉल मौजूद है 5901। ये आप ऐड करा के फायरवॉल को ऐड भी करा सकते हैं। तो उसके बाद ये फायरवॉल जो है पोर्ट अलाउ हो जाएगी तो रिमोट यूज़र जो है इसको एक्सेस करेंगे। लेकिन ये एक पार्ट है, भी कॉन्फ़िगरेशन का एक हिस्सा और रहता है। आप वीएनसी की कॉन्फ़िगरेशन 5 खोलें जो कि sysconfig में वीएनसी सर्वर के नाम से है। उसमें डिफ़ॉल्ट लाइन आपकी ये लिखी हुई है और इसमें लोकल होस्ट लिखा हुआ है। आपने लोकल होस्ट ख़त्म करना है। जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो रिमोट एक्सेस ऑन नहीं होगी। करेंगे क्या, से मैं इसको टेस्ट यूज़र कर दूंगा और ज्योमेट्री में इसका स्क्रीन साइज़ और आरएसबी पोर्ट 5901 जिसको मैंने फायरवॉल पे ओपन किया हुआ है, और देन आप अपना वीएनसी सर्वर रिस्टार्ट करेंगे और फायरवॉल का वर्क भी कर लेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। vim/etc sysconfig and vnc सर्वर्स एडिट करें और आप ये देखें, ये ऊपर वाली लाइन थी जिसको मैंने रिमार्क लगा दिया हुआ है, और देन मैंने इसमें अपने यूज़र को और उसकी बाकी की डिटेल्स को मेंशन कर दिया। ज्योमेट्री बता दी मैंने और पोर्ट बता दी जिस पोर्ट पे ये सर्वर जो है कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। और नेक्स्ट क्या थी, सर्विस रिस्टार्ट है और फायरवॉल पे अलाउ करना है। सो वो मेरा ख्याल है माशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि ये सारी बातें आपके जहन में बैठी हुई होंगी और आप इनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते जाएंगे। ये है सर्वर एंड की कॉन्फ़िगरेशन। क्लाइंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सिर्फ आसान सा काम करना है कि क्लाइंट पे जाके आपने इंस्टॉल करना है वीएनसी क्लाइंट का पैकेज। सो जस्ट यम इंस्टॉल टाइगर वीएनसी। जब पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो आपने सिर्फ कमांड देनी है वीएनसी व्यूअर, सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। आइए ज़रा देखते हैं कि जनाब ये कमांड हम कैसे दे सकते हैं। मैं से मशीन चेंज करता हूँ, दूसरी मशीन पे आता हूँ। बस थोड़ी सी गलती करने की देर होती है जनाब और दौड़ लगाकर जो है स्क्रीन आउट हो जाती है। थोड़ी सी स्क्रीन आउट हो जाएगी तो आप लोग परेशान ना होइएगा, रेस्ट इज़ ओके। ये मेरा सेकंड मशीन का एरिया है और जनाब यहाँ से क्या करते हैं कि मैं कमांड देता हूँ जिससे मैंने को बताया। मैं पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ और मैंने कहा वीएनसी व्यूअर
अपने वीएनसी सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट एंटर किया, थोड़ा वेट करें, उसने मुझसे पासवर्ड मांगा है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर करता हूँ और आप ये देखें कि कंसोल मेरे सामने ओपन हो रही है। कुछ टाइम दें, हालांकि चल मेरे लोकल लैन पे रहा है, वाईफाई मेरा ऑफ है, इसके बावजूद नखरे हो रहे हैं। सो लेट्स सी, चलें वेट करते हैं कितनी देर मज़ीद नखरा करेगा लोकल लैन। जी, तो आपके सामने आ गया ये दूसरी मशीन मेरी। लें जी, ये मैं लॉगिन हो गया और आप ये देखें कि उसका रिमोट सिस्टम का मेरे सामने एक्सेस खुल गया। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एक्सेस कर सकता हूँ। SU करूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं। सो ये एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप ये देखें कि आप रिमोटली जो है मशीन को वाया GUI भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे जहन में रखिएगा कि GUI की एक्सेस जो है ये नेटवर्क बैंडविड्थ को चोक कर सकती है। ज़्यादा लोग अगर एक्सेस करें तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि SSH के थ्रू ही टेक्स्ट बेस्ड मॉडिफिकेशन कीजिएगा। और लिनक्स की फेवरेटिज्म भी यही है इस काम में कि टेक्स्ट को प्रमोट करता है और GUI से साइड पे रहता है। अब ये देखें कि मैं लोकल रिमोट मशीन पे एज रूट पे लॉगिन हो गया हूँ। तो ये एक सैम्पल है, इसको आप परफॉर्म करें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसके थ्रू आप मज़ीद चीज़ों को भी स्टडी करेंगे और परफॉर्म करेंगे। इसके साथ ही आज का जनाब लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।